दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल विधिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है और कुछ लोग जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। उसके बारे में आज हम संक्षेप में जानेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए वह बनाई गई है और उसका क्या अर्थ है, उसको आज हम संक्षेप में जानते हैं। बिना समय का खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बारे में संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी से एक बार निवेदन है कि आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हम डाला करें, आपको अगर अच्छा लगा करें तो उन्हें लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और उन पर कमेंट भी किया करें। और साथ में अगर आपको कोई प्रश्न या कोई टॉपिक है जो संविधान से संबंधित है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, जिसकी भाषा आपको बहुत कह सकते हैं लेंदी लगती है, आसान नहीं लगती है, तो उस प्रश्न के लिए हमारे साथ साझा करा करें। हम उस प्रश्न को आसान भाषा में समझाने का आपके समक्ष प्रयास किया करेंगे। ठीक है, बिना समय खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जी, अब जैसा कि आपने ये पूरी प्रस्तावना पढ़ ली और इस प्रस्तावना का क्या अर्थ है, जो मुख्य शब्द दे रखे हैं, उनके क्या क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम नीचे संक्षेप में समझते हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वह किसी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह BA LLB के छात्र हों, LLB के छात्र हों, LLM के छात्र हों, वह किसी प्रकार के विधि से जुड़े किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रस्तावना का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। हर एग्ज़ाम में प्रस्तावना से बहुविकल्प के रूप में भी एक आध प्रश्न अवश्य बन जाता है और जो LLB और BA LLB के छात्र हैं उनके तो ये दीर्घ में थ्योरी के रूप में ये प्रश्न आता है। ठीक है, प्रस्तावना के उद्देश्य। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है उसको जानते हैं। उक्त उद्देशिका के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में प्रविष्ट निम्नलिखित मूल तथ्यों से बनी है, जो संविधान के विभिन्न उद्देश्यों को प्रकट करती है। क्या क्या उद्देश्य हैं जिन्हें वह प्रकट करती है उसके बारे में जानते हैं। पहला विकल्प नंबर है, 1 नंबर पॉइंट है, हम भारत के लोग। इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता ने ही इस संविधान को निर्मित किया है, अतः भारतीय संविधान का कोई एक राज्य या राज्यों का समूह ना तो संविधान को ख़त्म कर सकता है, न संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। हम भारत के लोग ही इस संविधान के निर्माता हैं तथा किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हैं। इसके कहने का अर्थ यह है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इससे जो पॉइंट है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब यह है कि जो कोई भारत के जितने भी भारत में राज्य हैं वह भारत से अपने लिए विच्छेद नहीं कर सकते, संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। ये नहीं चाह सकते कि वो चाहें कि अन्य किसी देश में विलय हो जाएं, अन्य किसी पड़ोसी देश के साथ चले जाएं, तो वह ऐसा नहीं कर सकते। और भारत के लोग ही संविधान के निर्माता हैं और भारत जो संविधान सभा हुई उसके पश्चात जो प्रस्तावना के लिए दिनांक 26 नवंबर 1949 को जो संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया, उसके पश्चात से भारत किसी भी भारी देश की शक्ति के अधीन नहीं है। प्रभु संपन्न राज्य से तात्पर्य कि
भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत के नागरिकों में ही भारतीय राज्य सत्ता निहित है, ना कि किसी विदेशी सत्ता में। अगला पॉइंट है समाजवादी राज्य। समाजवादी राष्ट्र शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय सेवाएं, संपत्ति एवं साधनों का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होगा तथा धन पर केवल कुछ ही लोगों का नियंत्रण न होकर पूरे समाज का नियंत्रण होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि समाजवादी राज्य जो शब्द है वह पहले हमारी जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना थी उसमें नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और इस समाजवादी राज्य का अर्थ है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और जो राष्ट्रीय सेवाएं हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति है और जो भी साधन हैं उनका उपभोग करने का समान अवसर सभी लोगों को हो और इसका समस्त जो नियंत्रण है जो भी है कि लोगों पर स्पेशल नियंत्रण जो है ना नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति किसी का नियंत्रण कोई भी बात देश की जो शक्ति है उस पर नहीं होना चाहिए, समाज के सभी लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है तथा यह मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसका तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहां किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो शब्द है इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है तथा इसका जो उद्देश्य है उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने के लिए आप वो नहीं कर सकते, मतलब कह सकते हैं कि जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि ये साहब इस धर्म को मानो नहीं मानो। व्यक्ति स्वतंत्र है, वह चाहे जिस धर्म को चाहे उसकी उपासना कर सकता है और जिस धर्म को चाहे उस धर्म को वह मान सकता है। उस पर धर्म के लिए थोपा नहीं जा सकता कि साहब तुम इसी धर्म को मानो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य से तात्पर्य है कि भारत सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है। प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित की गई सरकार से है। देश का शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं जो पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। जो 5 साल बाद कहते हैं कि वोटिंग होती है, एमपी के वोट पड़ते हैं, उसमें एमपी के रूप में अपना देश के प्रधानमंत्री चुना जाता है और उसके रूप में जो एमपी चुना जाता है उस एमपी को चुनने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव की व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा की गई है। उसके द्वारा हम प्रत्येक 5 वर्ष पे अपने प्रतिनिधि को बदल भी सकते हैं या हमें वही प्रतिनिधि ठीक लगता है तो हम उसको वोट कर सकते हैं। यह सभी की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है और सभी इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। राज्य की अखंडता। उद्देशिका में अखंडता शब्द को पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भारत की अखंडता का हित सर्वोपरि है। मतलब भारतीय जो अखंडता है उसका हित जो है सुप्रीम है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। सबसे पहले भारत की अखंडता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद में कुछ भी है हमारे देश में। अगला बिंदु है गणतंत्र राज्य। गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राष्ट्रपति अब भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, किंतु इसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सलाह से कर सकेगा। जैसा कि आपने जो मुख्य शब्द थे प्रस्तावना के उनका अर्थ आपने समझ ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का मूल्य एवं महत्व। आखिर इस प्रस्तावना का क्या मूल्य है और क्या महत्व है। वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिम्बल्स। प्रस्ताव में उद्देशिका का कोई वैधानिक महत्व नहीं है, किंतु इसका महत्व उस समय होता है
जब संविधान की भाषा इतनी अस्पष्ट होती है या संदिग्ध होती है कि उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का कोई कानूनी महत्व नहीं है, फिर भी संविधान निर्माताओं के अनुसार यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है। क्या क्या उद्देश्य हैं जिन्हें वह संविधान प्रस्तावना पूरा करती है? संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है, यह प्रस्तावना बताती है। संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब जो संविधान है उसके क्या एम्स हैं, इसके बारे में भी प्रस्तावना में पता चल जाता है। संविधान के लागू होने की तारीख ये भी प्रस्तावना में अंगीकृत की गई है, मतलब लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का उद्देश्य, संविधान का क्या उद्देश्य है, आखिर किन उद्देश्यों के लिए संविधान का निर्माण किया गया है, इसके बारे में भी उद्देशिका में साफ साफ वर्णित किया गया है। उद्देशिका के अनुसार संविधान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिलाता है। क्या क्या अधिकार दिलाता है, आइए उन अधिकारों के बारे में हम जानते हैं। भारतीय संविधान व्यक्ति को 3 प्रकार के न्याय दिलाता है। कौन कौन से वो न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उक्त प्रकार के 3 जो न्याय हैं वह व्यक्ति को दिलाता है। और हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। वो स्वतंत्रता क्या है उनके बारे में जानते हैं। विचार, मत, विश्वास और धर्म। उक्त चारों प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, संविधान के द्वारा दी गई है। अगला पॉइंट है कि समानता, कि किन किन चीज़ों में समानता देता है, इक्वलिटी, किस चीज़ में हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए देता है, चाहे वह राजा का पुत्र हो, चाहे वह निर्धन का पुत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो जो अगर वो भारत का नागरिक है तो वह 2 प्रकार की समानता प्रत्येक नागरिक के लिए दी जाती हैं। पद और अवसर की समानता, 2 जो समानताएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान हैं। अगला हमारा जो संविधान है वो एक और अधिकार देता है, एक प्रकार का बंधुता, व्यक्ति की महिमा और राष्ट्र की एकता हेतु आपस में भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए हमारा भारतीय संविधान प्रेरित करता है। और भारतीय संविधान बंधुता को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। संविधान में उक्त तथ्यों को कायम रखने के लिए व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्ति के साथ साथ ऐसी बंधुता कायम रखने का उपाय किया गया है जिससे सांप्रदायिक, जातीयता, भाषा एवं प्रांतीयता के विचार ना पनपने पाएं। इसके एक केस है, उस केस के बारे में हम जानते हैं कि देखो कोई भी है भारतीय संविधान में जो केस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के समक्ष जो केस उपस्थित होते हैं, उन केसों के बारे में भी, जो मुख्य केस हैं उन केसों के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनमें से एक केस है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1643 में 1643वां केस जो कि 1967 ईस्वी में हुआ था। में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना के क्षेत्र और उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रस्तावना में संविधान के आदर्श और आकांक्षाएं संकलित होती हैं। प्रस्तावना केवल एक विशेष टिप्पणी ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य संपूर्ण संविधान में वर्णित होता है। संविधान द्वारा विभिन्न इकाइयों का जन्म होता है, जैसे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित राज्यों की इकाई। यह सरकार की शक्ति के 3 अंगों को निर्मित करती है, जैसे विधायिनी, कार्यकारिणी और न्यायपालिका। यह उनके क्षेत्राधिकारों की सीमा निर्धारित करती है तथा यह आशा करती है कि वे अपने अधिकारों के प्रयोग में एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण न करेंगे। संविधान द्वारा निर्मित कोई प्राधिकारी सर्वोपरि नहीं होता है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। समस्त प्राधिकारी देश की विधि के अधीन कार्य करते हैं तथा संविधान में विधि के शासन के उपबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि उक्त केस था उसमें यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी, जो फैसला सुनाया गया था। अब उक्त जो आपने जो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है उसके बारे में समझ के आप पूरा समझ में आ ही गया होगा कि भारतीय संविधान
कि क्या क्या उद्देश्य हैं तथा क्या क्या शक्तियां हैं तथा किस प्रकार से उसने पूरे कार्यकारिणी को विधायिनी शक्तियों में किस प्रकार से बांट रखा है और किस प्रकार से इकाइयों का जन्म किया है। जैसे पूरे देश को केंद्र में, राज्य में और केंद्र शासित राज्यों में बांट रखा है तथा 3 अंगों को निर्मित कर रखा है, विधायिनी, कार्यकारिणी और न्यायपालिका के माध्यम। आपने जो पढ़ी है उक्त जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक पॉइंट और है कि सभी का विचार रहता है और न्यायालय ने भी उस पर समय समय पर टिप्पणी करी है, तो वो क्या है, क्या उद्देशिका संशोधित की जा सकती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा भी है, तो उक्त बिंदु को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए इसके बारे में चलते हैं कि क्या उद्देशिका संशोधित की जा सकती है या नहीं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संसद की उद्देशिका में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु इससे पूर्व कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 में यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने उक्त फैसले को ना बदले तब तक यह संदेहात्मक है कि ऐसा संशोधन संवैधानिक होगा या नहीं। इसको नहीं कहा जा सकता जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं करता है। अगला पॉइंट हम जानते हैं, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें भी 2 केस हमने लिखे हैं या नोट करे हैं, उनके माध्यम से समझते हैं कि क्या उद्देशिका जो है वह संविधान का भाग है या नहीं है। पहला केस है बेरुबारी यूनियन केस 1960 में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। जो निर्णय दिया गया था 1960 ईस्वी में, उसमें साफ साफ मना कर दिया गया था कि कानून में लागू करने योग्य नहीं है, इसलिए उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मान सकते। संविधान का भाग इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जो प्रस्तावना है वह जो व्यक्तियों के द्वारा संविधान तैयार किया गया था उन लोगों के एकमात्र विचार विमर्श, मतलब उनके दिमाग के अंदर जो विचार उत्पन्न हुए होंगे उन उत्पन्न विचारों के आधार पर तैयार की गई एक प्रकार की प्रणाली है, इसलिए इसको मानने से सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था। फिर एक बाद और आया 1973 ईस्वी में, जिसे कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 1461 में 13 जजों की एक बेंच में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यदि किसी अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो उसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य के संदर्भ में उसका सहारा लिया जा सकता है। अब 2 निर्णय दे दिए, अब पहला वाला निर्णय के पश्चात दूसरा निर्णय दिया गया है, तो इसलिए अभी उक्त जो केस है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उद्देशिका जो है वह संविधान का भाग है। तथा ऐसे बिंदु कोई आते हैं न्यायालय के समक्ष, ऐसा कोई केस आता है जिसके लिए कोई नियमावली नहीं है, संविधान में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, तो ऐसे केसों के फैसले लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है और प्रस्तावना के आधार पर निर्णय दिया जाता है। और यहीं पर हमारा ये प्रस्तावना का जो बिंदु है, प्रस्तावना का जो टॉपिक है, समाप्त होता है। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विधिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ में। आप इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में कमेंट भी किया करें। और अगर आपको किसी टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो बनवानी हो, मतलब किसी वीडियो को किसी टॉपिक को आसान शब्दों में समझना हो, तो हमारे साथ साझा किया करें कमेंट के माध्यम से, जिससे हम उक्त टॉपिक से संबंधित आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से उक्त वीडियो के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर सकें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
जुड़े रहें हमारे साथ वैदिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर।